नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं किंशुक शर्मा पुनः स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल किंशुक शर्मा की कक्षा पर। यहाँ पर सेल्फ एनालिटिकल टेस्ट सेट सीरीज चल रही है और उसमें पहला जो टेस्ट पेपर था वो मैंने अपलोड कर दिया था टेलीग्राम चैनल पर। जो आपको पीडीएफ मिला था उसमें टोटल 57 क्वेश्चंस थे, लेकिन इस यूट्यूब चैनल पर मैंने 20 क्वेश्चंस लास्ट एपिसोड तक सॉल्व करवा दिए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है कि संभावित जो परीक्षाएं हैं, रीट की है, पटवार की है, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर है और आरएस जो प्री एग्ज़ाम है, उनके हिसाब से राजस्थान इतिहास की 3 जो आरंभिक यूनिट्स हैं, राजस्थान का नामकरण, ऐतिहासिक स्रोत एवं जनपद, यहाँ से ये प्रमुख मैंने 57 संभावित प्रश्न आपके सामने लिए हैं। आज देखते हैं, आरंभ करते हैं अपनी क्लास को। 21वां प्रश्न आपके सामने देखिएगा। प्रश्न है, अच्छा मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों का संग्रह लिया है और ऐसा करने की जो मेरी वजह है उसकी साफ है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को मात्र एक अनुमानित तौर पर ही तैयार ना करें, बल्कि आप उस लेवल पर भी अपनी प्रिपरेशन रखें कि हाँ क्वेश्चन आपको आता है, आप लोग टिक भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। प्रश्न 21वां, कर्नल जेम्स टोड ने किस व्यक्ति के संदर्भ में कहा था कि डैश डैश डैश, यहाँ पर वो सज्जन है, आबू को इंग्लैंड ले आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कथन कर्नल जेम्स टोड ने जिस व्यक्ति के लिए कहा है, ये भारत से इंग्लैंड लौटने पर कहा है। वो कहते हैं कि अमुक जो व्यक्ति है वो आबू को इंग्लैंड ले आया। जरा देखिएगा इसका प्रश्न क्या होगा। और इस जो ये सीरीज है, इससे ये भी फायदा मिलेगा कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखा कैसे जाता है, उनके आंसर्स क्या होने चाहिए, यानी कि जो उससे संबंधित जो नोट्स हैं उसके संदर्भ में वो भी आपको यहाँ पर ढंग से एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, लिखित रूप में प्राप्त हो भी जाएंगे। देखिएगा, असल में मिसेज विलियम हंटर ब्लेयर, याद रखिएगा, जो आपकी पारिवारिक मित्र थी, के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने बोला था। और ऐसा बोलने की वजह क्या थी? क्योंकि जो मिसेज विलियम हंटर ब्लेयर थी, उन्होंने टोड के साथ अपनी यात्रा प्रवास के दौरान, यानी कि जब आप मेवाड़ से चले तो जो आपकी जो यात्रा आरंभ हुई, उस पूरे यात्रा काल में मिसेज विलियम हंटर ब्लेयर, याद रखिएगा ये कथन मिसेज विलियम हंटर ब्लेयर के बारे में था। ये टोड के साथ थी और आपने टोड के साथ आबू, चंद्रावती, अनिलवाड़ा, पाटन और जूनागढ़ के यात्रा की थी। और आंखों देखे चित्र, जो आंखों देखा हाल, जो आपने इन शहरों को देखा, इन नगरों को, इन पर्यटक ऐतिहासिक स्थलों को देखा, उनके आपने चित्र बनाए। ऐसे 8 रेखा चित्रों को टोड ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, आप लोग जानते हैं कर्नल जेम्स टोड जिन्हें राजस्थान इतिहास का जनक एवं राजस्थान इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, ने 2 पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और दूसरी पुस्तक थी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया जो थी वो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी इनकी पत्नी जूलिया के द्वारा। उसमें आपने ऐसे 8 रेखा चित्रों को अपने यहाँ पर स्थान दिया था अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में। टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड का कहना था कि मिसेज विलियम हंटर ब्लेयर आबू को इंग्लैंड ले गई। स्वाभाविक सी बात है, इन चित्रों से उनकी याददाश्त को पुनर्जीवित करने में काफ़ी सहायता मिली और ऐसा करके वो एक अच्छा यात्रा संस्मरण अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में दे सके। एवं इसी कारण से टोड ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया को मिसेज विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित भी कर दिया था। ये पूरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां आपके सामने है। किस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि डीडवाना की जो नमक की खान थी, जो झील थी, उससे कर वसूला जाता था? यानी कि एक मेवाड़ का एक अभिलेख ऐसा जिससे जानकारी मिलती है कि डीडवाना में जो नमक की जो झील थी, उससे जो नमक का प्रोडक्शन उत्पादन होता था, उससे उस पर कर वसूला जाता था। याद रखिएगा, ये अभिलेख है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा के काल की है, 1460 ईस्वी की है। महाराणा कुंभा को अजय शासक भी कहा गया है। आप लोग जानते हो अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, परम गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, शैल गुरु, नरपति, गजपति, अशुपति, इन कई नामों से इनको पुकारा गया है। बड़ा एक विशिष्ट छाप है भारतीय इतिहास में मेवाड़ महाराणा कुंभा की। जो कभी नहीं हार सका, उसे अपने पुत्र की वजह से जीवन का अंत करना, मतलब जान गंवानी पड़ी। आप लोग जानते हैं कि कुंभा की जो हत्या थी वो बड़े पुत्र के षड्यंत्र के कारण हुई थी, जिसको आप उदा या उदय सिंह के नाम से ही पुकारते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 23वां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अभिलेख से मेवाड़ में, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से मेवाड़ में गुहिलों की सिसोदिया शाखा के संस्थापक
राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया के लिए विषम घाटी पंचानन विरुद्ध की जानकारी मिलती। हम जानते हैं कि मेवाड़ की जो राजवंश था गुहिल, इसकी एक शाखा तो रावल थी, दूसरी शाखा सिसोदिया थी। सिसोदिया शाखा के जो संस्थापक थे वो थे राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया, क्योंकि वो सिसोदा गांव के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें सिसोदिया बोला गया है। उनके लिए एक दो विरुद्ध आते हैं। एक तो उनकी ख्याति थी मेवाड़ का उद्धारक। स्वाभाविक सी बात है, 23 साल तक लगातार आप तुर्कों से लगे रहे, जुटे रहे, हार नहीं मानी। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वो निश्चय ही मंजिल पाते हैं। माना ये दूर किनारा है, पर हमने कब स्वीकारा है, हम दीपक हैं जलते रहते, हमसे पग पग उजियारा है। आप लोग सोचिएगा, लगातार आपने मेहनत करी पूरे 23 साल तक, 1303 से लेकर 1326 तक, और फाइनली आपने फिर तुर्कों से खजराबाद, जो नाम चेंज कर दिया गया था चित्तौड़गढ़ का अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वो तुर्कों से अलाउद्दीन खिलजी और उसके पुत्रों की तो खैर मृत्यु हो चुकी थी, और 26 तक तुगलक वंश का भी शासन आ चुका था दिल्ली सल्तनत पर। उनसे आपने वापस लगातार संघर्ष, जिजीविषा, जिसे हम कहते हैं दुर्दुष, एक प्रकार का दृढ़ निश्चय बतलाते हुए आपने पुनः चित्तौड़गढ़ पाया। तो मेवाड़ का उद्धारक भी कहा गया है। और एक अभिलेख ऐसा है जिसमें आपके लिए एक और उपाधि की जानकारी मिलती है, वो उपाधि है विषम घाटी पंचानन। याद रखिएगा, ये अभिलेख कौन सा है? ये अभिलेख है मेवाड़ महाराणा कुंभा का ही कुंभलगढ़ शिलालेख, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भांति 1460 ईस्वी का ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां काफी इंपॉर्टेंट है, गलती से मैंने आंसर सामने रख दिया है। मेवाड़ महाराणा कुंभा, आप लोग जानते हैं इन्हें अभिनव भट्टाचार्य भी कहा गया, इनके अपने संगीत प्रेम के कारण। और आपने संगीत प्रेम के कारण आपने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे थे, जिनमें साहित्य का कीर्ति स्तंभ 5 खंडों में जो लिखा गया था, संगीत राज, संगीत मीमांसा एवं कामराज रतिसार। इसी प्रकार से एक टीका लिखी गई थी गीत गोविंद पर आपने, रसिक प्रिया के नाम से। तो अभिनव भट्टाचार्य के आप संगीत प्रेमी थे, आप संगीत के अनुरागी थे। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, राइट, कामराज रतिसार, और ना केवल महाराणा कुंभा, इवन आपके जो वास्तुकार थे मंडन, गोविंद, इन लोगों ने भी काफी सारे ग्रंथ लिखे गए थे। और इसीलिए महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था, ना केवल राजस्थान के इतिहास में, मैं समझता हूं संपूर्ण भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट छाप रखता है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जहां मुगल आक्रांताओं का इतिहास बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, जो वास्तव में इस धरती के संस्कृति के पोषक थे, वाहक थे, उनको भुला दिया गया, बिसरा दिया गया है। ना केवल भारतीय इतिहास के संदर्भ में, बल्कि जो राज्य इतिहास की जो पुस्तकें, जैसे राजस्थान इतिहास में, मैं इतना, जबकि मैं समझता हूं एक आदर्श के रूप में इस व्यक्ति ने, जो महाराणा कुंभा है, हर साल एक युद्ध लड़ा, हर साल एक पुस्तक का लेखन कार्य किया, हर साल आपकी कलम भी नहीं रुकी, तलवार भी नहीं रुकी, आपकी छेनी भी नहीं रुकी। यानी कि हर साल आप युद्ध लड़ते, निर्माण कार्य करवाते, पुस्तकों का लेखन कार्य करते, उसके बावजूद आपने कभी अपनी जनता पर एक नए पैसे का टैक्सेशन, करारोपण नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा कि मेवाड़ महाराणा कुंभा का एक विशिष्ट स्थान है भारतीय इतिहास में भी। कुंभलगढ़ शिलालेख से हमें राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया के लिए विषम घाटी पंचानन उपाधि की जानकारी मिलती है। एवं जो आपका 5 खंडों में जो रचित ग्रंथ है, संगीत ग्रंथ, संगीत पर लिखा गया ग्रंथ, जिसको संगीत राज कहा गया, उसकी एक उपाधि साहित्य का कीर्ति स्तंभ भी कहा गया है। इसी संदर्भ में याद रखना, क्योंकि कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ एक ही है, जो 9 मंजिला है, जो बनाया गया है मेवाड़ महाराणा कुंभा के द्वारा। 2 कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, महाराणा कुंभा की एक उपाधि और मिलती है, युद्ध में स्थिर बुद्धि, बेहद इंपॉर्टेंट है। युद्ध में स्थिर बुद्धि, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में शायद कोई युद्ध खोया, शायद नहीं, खोया ही नहीं, इसीलिए तो आपको अजय शासक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां प्रश्न। ये तमाम जो जानकारियां हैं
मैं इसलिए भी दे रहा हूँ ताकि आप इनसे जुड़ी हुई जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें आत्मसात करते रहें, और ये क्लास मात्र पेपर सॉल्विंग क्लास ही ना रहे। जब आप इस क्लास को पूरा करें तो कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपके मानस पटल पर छप जाए। सर्वप्रथम राजस्थान के किस हिस्से में जनपदों का उदय हुआ था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान की किस दिशा में जनपदों का उदय हुआ था? उत्तर देखिएगा, इसका सही आंसर है पूर्वी राजस्थान। याद रखिएगा, पूर्वी राजस्थान के अंदर सबसे पहले जनपदों का उदय हुआ था। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, राजस्थान की गणतंत्रीय अथवा जनपदीय व्यवस्था का विनाश किस प्रमुख कारण से हुआ? बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर यदि जनपदों का विनाश नहीं होता तो हूण आक्रमणकारी, जो शक आक्रमणकारी हैं, वो शायद भारत में इतना ज्यादा अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकते थे, अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाते। गुप्तों ने जनपदों की स्वतंत्रता को नष्ट करके उन्हें अपने अधीन अर्ध स्वतंत्र स्थिति में लाकर, जो एक बांध, एक सुरक्षा दीवार थी बाह्य आक्रमणों से उस जमाने में भारत की सुरक्षा के लिए, उसको नष्ट कर दिया। तो राजस्थान की गणतंत्रीय अथवा जनपदीय व्यवस्था का विनाश का प्रमुख कारण असल में जो था वो था गुप्तों के कारण, गुप्तों के आक्रमण के कारण जनपदों को जो धक्का लगा, उसके पश्चात, गुप्तों के पश्चात जो हूण आक्रमण हुए, फिर गणतंत्र उन हूण आक्रमणों के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6ठी शताब्दी आते आते यहां से जो गणतंत्रीय व्यवस्था पनपी थी, जो कि उत्तरी पश्चिमी पंजाब, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, भारत यानी कि पंजाब के इलाके से भारत में आए थे। विभिन्न जनपद, योदय है, मालव है, तमाम शिवी, राजन्य आदि आदि, उनका विनाश हो गया। तो आपको इस प्रश्न में दो बातें और याद रखनी है। यदि आपके ऑप्शन में हूण आक्रमण आता है तो वो करना है। हूण आक्रमण नहीं आकर यदि गुप्तों का जो आक्रमणकारी नीति आती है, जिन्होंने जनपदीय व्यवस्था को अपने अधीन बनाया, नष्ट किया, तो वो आपको करना है। और दोनों आ जाए तो फिर आपको हूण आक्रमण करना है, क्योंकि फाइनली हूणों से लड़ने में पूरी तौर पर जो इनकी जीवन शक्ति थी जनपदों की, वो नष्ट हो गई थी। इनमें सबसे जो प्रबल योद्धा के रूप में जो जनपद हमारे सामने आते हैं वो जनपद थे मालव जनपद। मालव जनपद से चाहमान शाखा निकली, ये भी याद रखना, जिसको हम चौहान राजवंश भी कहते हैं। ये मालव जनपद से ही निकले हैं। मैं जानता हूं कि इस तरह की बातें आज तक आप लोगों ने कहीं सुनी नहीं है, कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन इस क्लास का YouTube चैनल किंशुक शर्मा की कक्षा का यही सबसे अच्छा फायदा है कि आप निश्चिंत हो सकते हैं यहाँ पढ़कर क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और जो पढ़े वो त्रुटि रहित भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27वां आपके सामने है। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित करना है आपको, राइट? और आपको फिर इसके अंदर सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित करना है एवं ये देखना है कि किस का संबंध किस जनपद से है। देखिएगा, इस पूरे क्वेश्चन को मैं खोल देता हूं। ये आपकी सूची प्रथम है। शहाज सामने मालव जनपद है, धोसन द्वैतवन 5700 ईसा पूर्व है, कृत संवत सामने पाणिनि है, आयुधजीवी इसके साथ मत्स्य है, एक ऑप्शन मौखरी है, एक ऑप्शन ईसा पूर्व 56 है। हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है, ये बेसिकली मैंने जनपद से प्रश्न बनाया है, लिया है, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि मैं क्वेश्चंस जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं निश्चित तौर पर उन्हें लेता हूं, बाकी मैं अधिकांश प्रश्न खुद ही बनाता हूं। ये ऑप्शंस को यदि हम देखें तो शहाज का क्या, शहाज, ध्वसन द्वैतवन, कृत संवत, आयुधजीवी, देखते हैं इनका संबंध जो सामने जो दे रखी है तिथियां या जनपद, उनसे क्या संबंध है। मैं चाहता हूं कि आपके सामने आंसर ना खुले। यस, तो ये ऑप्शन है ABCD आपके सामने, देखिएगा। ए में 4, पहला जो ऑप्शन है शहाज, 4 का मतलब मत्स्य से है। ध्वसन द्वैतवन, इसका भी संबंध मत्स्य से है। कृत संवत, इसमें 2 दे रखा है, यानी कि 57 ईसा पूर्व है। और आयुधजीवी, इसका संबंध
पाणिनि और मालव जनपद से निकल रहा है। मैंने इसलिए बोला है, इसका जो असल में आंसर है वो ए है, जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का। इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब साफ निकल रहा है जो मैंने कहा कि जो शहाज नामक व्यक्ति है, शासक है, उसका संबंध मत्स्य जनपद से है, राइट। ध्वसन द्वैतवन जो है इसका संबंध भी मत्स्य जनपद से है। कृत संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व का है, याद रखिएगा। कृत संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व का है। और डी आयुधजीवी, ये भी याद रखिएगा, आयुधजीवी मालव जनपद को बोला गया है किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। तो इसीलिए यहां पर ये आ रहा है 3+1, यानी कि जो आयुधजीवी है ये बोला है किसने? पाणिनि ने। किसको बोला है? मालव जनपद को। तो पाणिनि ने मालव जनपद को बोला है आयुधजीवी। और आयुधजीवी से जो हमारा तात्पर्य होता है वो होता है जो कि प्रबल योद्धा हैं, शस्त्रों के धारक हैं, और प्रबल योद्धा होने के नाते वो देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर सकते हैं। तो जो जनपद के संदर्भ से बड़ा टिपिकल सा मैंने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन नंबर 27, इसको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसकी एक व्याख्या भी देख लीजिए आप साथ के साथ। ये व्याख्या मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगी अच्छे से, देखिएगा। शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है के अनुसार मत्स्य जाति सरस्वती नदी के किनारे आबाद थी, एवं मत्स्य नरेश ध्वसन द्वैतवन ने सरस्वती नदी के तट पर किसी आर्यजन द्वारा संपन्न अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया था। यह बात हमारे सामने आती। महाभारत में कहा भी गया है कि शहाज नामक एक शासक ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था, एवं कालांतर में यह क्षेत्र विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। मालव जनपद ने 57 ईसा पूर्व में जो एक संवत चलाया था, जिसको आप कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। तो कृत संवत का जो संबंध है, कृत संवत का जो संबंध है वो असल में किससे है? मालव जनपद से भी है, एवं कब चलाया गया था? 57 ईसा पूर्व में। तो इस रूप में आप यहां पर कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है इसके अंदर 2 भी होना चाहिए +1 भी होना चाहिए। शायद यहां पर चारों में से किसी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन मैंने यहां पर एक्सक्यूज। तो जो कृत संवत है उसका दूसरा नाम है मालव संवत, और यह मालव संवत प्रचलित किया गया था मालव जनपद के द्वारा 57 ईसा पूर्व के अंदर। पाणिनि ने मालवों का उल्लेख, जो मालव जनपद थे उनका उल्लेख आयुधजीवी यानी कि ऐसी जाति के रूप में किया है, ऐसे जनपद के रूप में किया जो कि सैनिक वृत्ति योद्धा के रूप में विख्यात थे, और इस सैनिक पेशे को ही अपना जीवन मानते थे, जीवन का चरम लक्ष्य मानते थे। जो इंपॉर्टेंट बात है, जनपदों को जब हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ आपके सामने, यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहा है वो है कृत संवत या मालव संवत, जो मालव जनपद के द्वारा 57 ईसा पूर्व में प्रचलित किया गया था। पाणिनि आप जानते हैं संस्कृत के महान ज्ञाता थे, व्याकरणाचार्य थे, और आपने अष्टाध्यायी नामक विख्यात संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28वां देखिएगा इस व्याख्या के पश्चात। प्रश्न है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पर हुआ है? राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पर हुआ है? हालांकि जो लास्ट क्लास जो निकली थी उसमें मैंने काफ़ी चर्चा कर दी थी, मैंने इसीलिए इस पूरे टेस्ट को 2 भागों में विभाजित किया है। बसंतगढ़ शिलालेख, चित्तौड़गढ़ शिलालेख, जालोर लेख एवं एनल्स। राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहां पर हुआ है? आइएगा, यहां पर अब एक बड़ी दिक्कत है, ये उत्तर आपको नजर आ गया, समझ लीजिएगा। देखिएगा, इसने कहा राजस्थान शब्द का उल्लेख। बसंतगढ़ शिलालेख की बात की जाए तो 625 ईस्वी का है,
और इसमें हमें जिस शब्द का उल्लेख मिला है वो है राजस्थानिया द्वितीय। तो राजस्थान का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, राजस्थानिया के रूप में, राजस्थानीय के रूप में यहां पर राजस्थान शब्द मिल रहा है, लेकिन ये स्पष्ट पूछ रहा है क्वेश्चन, राजस्थान शब्द चित्तौड़गढ़ शिलालेख की बात की जाए तो ये 532 ईस्वी का है, और इसमें जिस शब्द का उल्लेख मिलता है वो शब्द है राजस्थानीय, राइट। तो यहां पर भी राजस्थान शब्द का उल्लेख नहीं है। एनल्स जो है आप लोग जानते हैं वो 1829 में राजस्थान इतिहास के जनक या पितामह कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखित रचना है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका शॉर्ट फॉर्म एनल्स भी है। पहली बार संपूर्ण प्रांत के लिए कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था। तो राजस्थान शब्द का पहला जो प्रयोग मिल रहा है स्पष्ट सिर्फ राजस्थान का, वो मिल रहा है हमें कौन सी पुस्तक में, 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसको शॉर्ट रूप में एनल्स भी कहा जाता है। अतः 28वें प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, संपूर्ण प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर हुआ? जैसा मैंने अभी कहा इस पिछले 28वें प्रश्न में, संपूर्ण प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमें कहां मिलता है? कर्नल जेम्स टोड ने जो पुस्तक लिखी है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में लिखी गई पुस्तक है, ये देख लीजिएगा। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये रचना लिखी गई है 1829 ईस्वी में, और इसी पुस्तक में राजस्थान शब्द का सबसे पहला प्रयोग हमें प्राप्त होता है। ये पुस्तक लिखी गई है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का एक नाम हमें और प्राप्त होता है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। मैं लिख देता हूं, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया, राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। एक बात और बतला दूं, टेलीग्राम चैनल पर मैं जो नामकरण, राजस्थान का नामकरण जो अध्याय है, इसको मैं पूरा अपलोड कर चुका हूं, इसका पीडीएफ। मैंने लोगो भी लाइट कर दिया है। जो लोगो, कई लोगों को शिकायत थी इस चीज़ की कि सर लोगो काफ़ी हाईलाइट होता है, काफ़ी डार्क प्रिंट आउट में आता है, और जो फुटर था वो भी मैंने हटा दिया है। यानी कि एक A4 साइज की पेपर में अब आपको ज़्यादा मैटर आपको अवेलेबल होगा। तो ये मैंने पीडीएफ में थोड़ा सा चेंज किया है, और मैं समझता हूँ कि आप लोग इस पैटर्न को लाइक करोगे कि एक टीचर आपको क्लास भी दे रहा है, नोट्स बनाकर, त्रुटि रहित नोट्स खुद ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तमाम पुस्तकें, अच्छी पुस्तकों से, वो भी आपको प्रोवाइड करवा रहा है, और रेगुलर टेस्ट सीरीज भी जारी रखे हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइएगा, अगला प्रश्न है, गधैया सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार हमें कहां से प्राप्त हुआ है? असल में मेवाड़ मारवाड़ में तांबे के सिक्के थे, गधैया सिक्के, जो इंडो ससेनियन शैली के थे। इन पर जो आकृतियां थी, अग्निवेदिकाएं, तमाम तरह की जो आकृतियां थी, वो विकृत होकर बिगड़ गई, और जनता को ऐसा लगा जो इनको प्रयोग में लेते थे कि असल में ये बिगड़कर गधे के मुंह जैसी हो गई हैं। इसीलिए इन सिक्कों को आम जनता ने जो नाम दिया, वो नाम प्रदान किया गधैया सिक्के। असल में ताम्र सिक्के हैं। इनका सबसे बड़ा भंडार हमें सिरोही में कुशिंद्रा से प्राप्त हुआ है, याद रखना। गधैया सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार हमें कुशिंद्रा, सिरोही से प्राप्त हुआ है, राइट। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 31वां। ओहो सॉरी, इसका आंसर आपके सामने आ गया। थ्री मैन प्रकार के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? असल में सीकर में एक स्थल है गुरारा, सीकर में, यहां से कुल 2744 आहत सिक्के यानी कि पंच मार्क्ड कॉइन्स आपको प्राप्त हुए हैं, याद रखना। पंच मार्क्ड आहत सिक्के प्राप्त हुए कुल 2744 गुरारा सीकर से। और इन सिक्कों की ख्याति है, शेखावाटी में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा प्राप्त भंडार गुरारा सीकर 2744,
शेखावाटी में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार। इनमें 61 सिक्के इस प्रकार के हैं गुरारा सीकर से, जो 2744 सिक्कों का जो भंडार मिला है, जिनके एक तरफ 2 पुरुष आकृतियां हैं और एक तरफ एक स्त्री आकृति है। इसलिए उनको, क्योंकि 3 इंसानी आकृतियां हैं, इसलिए उनको बोला गया है 3 मैन टाइप्स कॉइन्स। तो ये 61 प्रकार के जो 3 मैन टाइप्स जो कॉइन्स है, 3 मैन प्रकार के जो सिक्के हैं, वो हमें कहां से प्राप्त हुए? गुरारा सीकर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 32वां, राजस्थान में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार। हमें याद रखिएगा 3075 सिक्के चांदी के आहत सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं रेड से, रेड टोंक जो मालव जनपद का हिस्सा था। शेखावाटी में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार गुरारा सीकर 2744, और राजस्थान में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार 3075 रेड टोंक से, जो मालव जनपद का केंद्र था। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 33, शेखावाटी में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहां से प्राप्त हुआ है? जैसा कि मैंने अभी बार बार कहा, आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर मिल गया होगा। गुरारा सीकर, जहां से कुल 2744 सिक्के प्राप्त हुए हैं, इनमें 61 सिक्के ऐसे हैं जिनमें एक तरफ 2 पुरुष आकृतियां हैं, एक तरफ एक स्त्री आकृति है, कुल 3 इंसानी आकृतियां हैं, इसीलिए इसको 3 मैन टाइप्स कॉइन्स भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34वां, कालीबंगा प्रथम सभ्यता किसको बोला गया है? पीलीबंगा, सौथी, हड़प्पा, एक ऑप्शन और है मोहेंजोदाड़ो, मोहजोदाड़ो या मोहेंजोदाड़ो। सही तो नाम है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला मोहजोदाड़ो, सही बात तो ये है। तो कालीबंगा जो प्रथम सभ्यता है वो किसको बोला गया है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर है बीकानेर से, जो आपको सौथी प्राप्त हुई है। अमलानंद घोष ने इस सभ्यता स्थल की खोज की थी। इसकी वजह क्या है? यहां से जो प्राप्त मृद भांड है वो बिल्कुल कालीबंगा जैसे हैं, लेकिन इनका जो कालक्रम है सौथी मृद भांडों का, ये कालीबंगा से भी प्राचीन है। अर्थात ये अनुमान लगाया गया डॉक्टर अमलानंद घोष के द्वारा कि निश्चित तौर पर सौथी के निवासियों ने ही आगे जाकर कालीबंगा सभ्यता का निर्माण किया। इवन वो अमलानंद घोष आगे बढ़कर ये कहते हैं संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के निर्माता असल में थे ही सौथी निवासी, इसीलिए सौथी सभ्यता को हमने कालीबंगा प्रथम सभ्यता भी पुकारा है। नेक्स्ट, पुरातत्व का पुष्कर किसे बोला गया है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों ने कल जो लास्ट एपिसोड निकला था उसमें आपने देखा था कि जो गणेश्वर था उसका काल था 2800 ईसा पूर्व। रतन चंद्र अग्रवाल यानी कि आरसी अग्रवाल के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी, एवं जो गणेश्वर है उसको बोला गया है पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर, क्योंकि यहां से राजस्थान में सबसे शुद्ध ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में जो सबसे शुद्ध ताम्र उपकरण है जिनमें 99.99% तांबा पाया गया है, चूंकि वो हमें गणेश्वर से प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए गणेश्वर को हमने पुरातत्व का पुष्कर भी बोला है। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर। गणेश्वर राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता, गणेश्वर जहां से राजस्थान में सबसे शुद्ध ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहां के निवासियों को धातु मिश्रण कला के ज्ञान का अभाव था, इसीलिए वो तांबे में मिलावट नहीं कर पाए, और यहां से गणेश्वर से पत्थर के बने बड़े बड़े बांध भी प्राप्त हुए। ये तमाम क्वेश्चंस आप लोग लास्ट एपिसोड में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस सभ्यता को राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी बोला गया है? आहड़, बागोर, गणेश्वर एवं गिलुंड। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी याद रखना गणेश्वर को ही बोला गया है। सबसे शुद्ध जो ताम्र उपकरण है वो गणेश्वर से मिल रहे हैं। सबसे प्राचीन जो ताम्र युगीन सभ्यता है वो गणेश्वर है, और ये अन्य हड़प्पाई स्थलों को भी ताम्र उपकरणों की आपूर्ति करता था ये केंद्र गणेश्वर, इसीलिए गणेश्वर को राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी एवं पुरातत्व का पुष्कर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन सी गणेश्वर। क्वेश्चन नंबर 37 पर आइएगा, किस पुरातात्विक स्थल को आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय बोला गया है? आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय बोला गया बागोर, भीलवाड़ा से, कालीबंगा, हनुमानगढ़ से, गणेश्वर, सीकर से, गिलुंड, राजसमंद से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए बागोर। असल में बागोर के अंदर माइक्रोलिथ
का सबसे बड़ा भंडार, बहुत बड़ा भंडार पाया गया है। बागोर सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल भी है और यहां से जो सूक्ष्म पाषाण जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ भी कहा जाता है इनको, सूक्ष्म पाषाण उपकरणों को याद रखिएगा, माइक्रोलिथ। इसीलिए बागोर भीलवाड़ा से, जो आपको भीलवाड़ा से प्राप्त सभ्यता स्थल है, इसको आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से सबसे अधिक मात्रा में सूक्ष्म पाषाण टूल्स, उपकरण यानी कि माइक्रोलिथ प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 38वां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, किस सभ्यता स्थल की खुदाई से ग्रिड पैटर्न यानी कि जाल पद्धति कृषि के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह ऐसी खेती है जिसमें एक ही खेत में एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में, उत्तर से दक्षिण में एक फसल और पूर्व से पश्चिम में एक फसल, चना और सरसों प्राप्त हुआ है। और इस तरह की विश्व की एकमात्र जो खेती है, जाल पद्धति खेती या ग्रिड पैटर्न खेती, वो हमें राजस्थान की हड़प्पाई स्थल कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो आप जानते हैं विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेत हमें कालीबंगा से मिला है, और ये जुते हुए खेत असल में ग्रिड पैटर्न या जाल पद्धति वाले खेत है, जिसमें एक दिशा में चना बोया गया है और उसी टाइम को उसी खेत में दूसरी दिशा में सरसों बोया गए, सरसों की फसल बोई गई है। इसीलिए हमने कालीबंगा को, सभ्यता स्थल को, ग्रिड पैटर्न खेती से प्राप्त अवशेष वाली सभ्यता स्थल भी कहा गया है, जिसको जाल पद्धति खेती भी कहा जाता है। जाल पद्धति बनिया ना, एक तो है उत्तर से दक्षिण दिशा और एक है पूरब से पश्चिम दिशा, राइट, इसलिए इसको जाल पद्धति खेती बोला गया है। 39वां क्वेश्चन 39, बेलनाकार मेसोपोटामियाई मुहर कहां से प्राप्त हुई है? आहट से, कालीबंगा से, गणेश्वर से, गिलुंड से। सिलेंड्रिकल मेसोपोटामियन जो सील है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल शेप, मेसोपोटामियाई मुहर याद रखिएगा, राजस्थान में कालीबंगा से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 40वां, सुरमा लगाने की हड्डी से निर्मित सलाइयां कहां कहां से मिली हैं? बालाथल, कालीबंगा, गणेश्वर, गिलुंड। याद रखना, सुरमा लगाने की हड्डी से निर्मित सलाइयां राजस्थान में कालीबंगा से ही मिली है और आहड़ से भी मिली है। चूंकि यहां पर आहड़ नहीं दिया हुआ है तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। सुरमा लगाने की हड्डी से निर्मित सलाइयां आपको कालीबंगा से, कालीबंगा के साथ आहड़ हुआ तो उपरोक्त दोनों होगा, कालीबंगा नहीं होकर आहड़ होता है तो फिर आहड़ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 41, चीनी यात्री वेनसांग ने किस सभ्यता स्थल को पारयात्र नाम दिया था? इसका आंसर है बैराट। जब बैराट की यात्रा की थी तो आपने अपनी पुस्तक सीयूकी में उसे पारयात्र बोला है। वेनसांग, जिसे युआनचांग या श्वानचांग भी कहा जाता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने चीन से सम्राट हर्ष के काल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, हाथी दांत की कंघी किस सभ्यता स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? यह असल में प्रसाधन सामग्री है और यह कालीबंगा से प्राप्त हुई है, हाथी दांत की कंघी। तो ये जो कॉम्ब है विशिष्ट प्रकार का है, आज तो कई, क्योंकि हाथी दांत का बना हुआ है, एलिफेंट टीथ का। तो हाथी दांत की जो कंघी है वो हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? कालीबंगा से, याद रखिएगा। यहां पर ज्यादा समझने वाली कोई गुंजाइश नहीं है मेरे लिए, तो मैं इसलिए थोड़ा सा रैपिड निकाल रहा हूं, इन क्वेश्चंस को पास कर रहा हूं। कौन सा पुरातात्विक स्थल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद की राजधानी था? हमने बात करी थी लास्ट एपिसोड में, बैराट या विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी, जो महाभारत कालीन केंद्र भी था, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी था, विराटनगर या बैराट, जहां पर इंडो ग्रीक नरेश मिनांडर एवं बौद्ध दार्शनिक जो नागसेन था उसके मध्य दार्शनिक वार्तालाप या चर्चा भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, जैसा मैंने अभी कहा, लकड़ी की नालियां, वुड ड्रेन्स हमें कहां से मिली है? कालीबंगा से। विशिष्ट प्रकार का सभ्यता स्थल है जहां पर विशिष्ट प्रकार से हमें लकड़ी की नालियां
प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अशोक का भाब्रू शिलालेख हमें किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हो रहा है? याद रखिएगा, जो भाब्रू शिलालेख है वो अशोक का सबसे बड़ा मौर्य सम्राट अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है, और ये हमें बैराट बीजक की पहाड़ी, बैराट या विराटनगर में बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ड को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, शंख लिपि के प्रचुर साक्ष्य। शंख लिपि जो घुमावदार जो लिपि है, असल में हूण आक्रमणकारियों से बौद्ध साहित्य को सुरक्षित रखने के लिए बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार की गूढ़ लिपि का आविष्कार किया गया था। उसे ही शंख लिपि कहा गया क्योंकि उसका आकार स्पाइरल शंख जैसा होता है, शंखवाकार होता है, और यह हमें बैराट या विराटनगर से प्राप्त हुआ है। बैराट या विराटनगर से मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस ताम्रपत्र से उदयपुर नगर की 1559 में 1559 ईस्वी में स्थापना की पुष्टि होती है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। उदयपुर नगर की जो स्थापना थी वो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के द्वारा 1559 में की गई थी, धूनी नामक स्थान पर। अब हमें किन अभिलेखों से, किन इंस्क्रिप्शन से इस चीज की जानकारी मिलती है? एक तो लावा गांव का ताम्रपत्र, एक है ओडा गांव का ताम्रपत्र, एक है गांव पाड़ीव ताम्रपत्र, एक है बेड़वास ताम्रपत्र। याद रखिएगा, सही आंसर इसमें ऑप्शन ए, यानी कि लावा गांव का ताम्रपत्र एवं बेड़वास जो ताम्रपत्र है, ये दोनों ताम्रपत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने धूनी नामक स्थान पर अपनी नई राजधानी उदयपुर एवं उनके महलों का नींव फाउंडेशन रखा था 1559 ईस्वी में। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो सबऑर्डिनेट एग्जाम से या कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उन सब के लिए लावा गांव का ताम्रपत्र अभिलेख एवं बेड़वास ताम्रपत्र अभिलेख। लावा गांव का जो ताम्रपत्र, ये मैंने यहाँ पर एक व्याख्या दी है, विक्रम संवत 1615 या 1558 ईस्वी का। इससे पता चलता है कि मेवाड़ महाराणा उदय सिंह अमर सिंह के जन्म की बाधा निमित्त एकलिंग जी के दर्शनार्थ आए थे और उन्होंने लौटते हुए मोती मगरी के निकट उदयपुर नगर एवं राजप्रसाद बनाने की योजना बनाई थी। जबकि जो बेड़वास ताम्रपत्र है 1559 ईस्वी का, वो भी हमें उदय सागर तालाब एवं उदयपुर नगर की प्रतिष्ठा की स्थापना की सूचना प्रदान करता है। राजस्थान का कोश किस ग्रंथ को बोला गया है? राजपूताने के अबुल फजल जो है मुनोत नैन्सी साहब, उनकी जो रचना है नैन्सी ख्यात, जो राजस्थान की प्राचीनतम ख्यात भी है, उसको राजस्थान का कोश बोला जाता है। तो राजस्थान का कोश राजपूताने के अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोत नैन्सी को नैन्सी ख्यात की रचना पर राजपूताने का अबुल फजल बोला है। तो नैन्सी ख्यात को ही राजस्थान का कोश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, गागरोण जो एरन दुर्ग है, जल दुर्ग है, उसका जो प्रथम जौहर था 1423 ईस्वी का, होशंग शाह मालवा सुल्तान के आक्रमण पर, इस पर प्रकाश कौन सा ग्रंथ डालता है? शिवदास गार्डन की रचना है अचलदास खींचीरी वचनिका, ये प्रथम वचनिका साहित्य भी है। तो अचलदास खींचीरी वचनिका में हमें इस चीज की जानकारी मिलती है कि मालवा सुल्तान होशंग शाह के आक्रमण पर, यहां पर जब अचलदास खींची का जब शासन था तो यहां स्त्रियों ने जौहर किया था। ये गागरोन का प्रथम जौहर था 1423 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद है, राइट। यहां से 1200 ईस्वी से एक लेख प्राप्त हुआ है जिससे जानकारी मिलती है कि इस मस्जिद का निर्माण डैश 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 इसके निर्देशन में किया गया है। हमें देखना वो व्यक्ति कौन है। तो 2.5 दिन के झोंपड़े पर वो इंस्क्रिप्शन, वो अभिलेख उत्कीर्ण है, प्रतिष्ठित है। पहला है मगरिब शाह, सैयद पीर शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक एवं अबू बकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अबू बकर। याद रखिएगा,
अजमेर का जो लेख है जो दरगाह में है 1200 ईस्वी का, वो कहता है कि 2.5 दिन के झोपड़े के दूसरे गुंबज की दीवार पर के पीछे है। इसमें अबू बकर नामक व्यक्ति का जिक्र मिलता है जिसके निर्देशन में इस मस्जिद का 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण करवाया गया था। पंजाब के सूफी संत पीर शाह का यहाँ पे 2.5 दिन का उर्स भरता है, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 51वां, निम्न में से किस प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह के काल की कुछ प्रमुख घटनाएं, जैसे औरंगजेब के साथ युद्ध, किशनगढ़ राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह, फिर औरंगजेब का युद्ध होना, एवं सर्व ऋतु विलास बाग का निर्माण, जो राज सिंह के काल की प्रमुख घटनाएं उनकी जानकारी हमें इन चारों में से निम्न में से किस शिलालेख से मिलती है? राज संबंध नगर प्रशस्ति, जय संबंध नगर झील प्रशस्ति, त्रिमुखी बावड़ी प्रशस्ति एवं राज प्रशस्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिमुखी बावड़ी प्रशस्ति। त्रिमुखी बावड़ी प्रशस्ति मेवाड़ महाराणा राज सिंह की महारानी रामरस देने, याद रखिएगा रामरस देने, देवारी के निकट जया बावड़ी। ये जानकारियां ऐसी है जो आपको इतना आसानी से नहीं मिल पाती है। जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था, जिसमें उल्लेख मिलता है कि देवारी में आक्रमणों से बचने के लिए सामरिक उपयोगिता के लिए किवाड़ों का निर्माण भी करवाया गया था। और इन किवाड़ों की उपयोगिता तब आई थी जब मेवाड़ महाराणा राज सिंह का युद्ध औरंगजेब के साथ हुआ था, जिसमें बहुत बड़ी घटना किशनगढ़ राजकुमारी चारुमती के साथ मेवाड़ महाराणा राज सिंह के विवाह की थी, क्योंकि औरंगजेब खुद चारुमती से विवाह करना चाहता था। तो सही आंसर है जया बावड़ी, इसका दूसरा नाम है त्रिमुखी बावड़ी। वहां पर जो प्रशस्ति मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी की महारानी रामरस दे के द्वारा प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई थी, प्रतिष्ठित करवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि जो अमर सिंह थे उनको जब गंवार बोला गया, मारवाड़ नरेश गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह को गंवार बोला गया था शाहजहां के दरबार में उसके मीर बख्शी सलावत खान, युद्ध मंत्री सलावत खान के द्वारा। तो अमर सिंह ने गुस्से में आके फिर सलावत खान की शाहजहां के सामने हत्या कर दी थी। इस बात की जानकारी हमें दलपत मिश्र, जो कि जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम राठौड़ के दरबारी साहित्यकार थे, उनकी जो रचना थी जसवंत विलास या जसवंत उद्योग, उससे हमें इस जानकारी की मतलब इस सूचना की जानकारी या इस तथ्य की जानकारी मिलती है। किस साहित्यकार को बूंदी के 5 रत्नों में से एक माना जाता है? 5 रत्नों में से ये है सूर्यमल मिश्रण, जिन्हें वीर रसावतार भी कहा जाता है। बूंदी के 5 रत्नों में से एक माना गया है सूर्यमल मिश्रण। मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं ये काफी ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल है, उपयोगितापूर्ण है और आपको बिल्कुल तैयार करेंगे। मेरा प्रयास ये भी रहता है कि मैं 1 मिनट भी आपका जाया नहीं होने दूं, खराब नहीं होने दूं इधर उधर की अनावश्यक बातों में। और ये तमाम चीजें आपको पीडीएफ के रूप में मैं अपलोड कर चुका हूं टेलीग्राम चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 54, किस साहित्यकार को आधुनिक काव्य के नवजागरण का पुरोधा कवि भी माना जाता है? सही आंसर है वही सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण साहब को ही आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा कवि एवं बूंदी के 5 रत्नों में से एक तथा राष्ट्रीय कवि एवं वीर रसावतार भी कहा जाता है। तो आपको राष्ट्रीय कवि भी कहा गया है, आपको वीर रसावतार भी कहा गया है, आपको बूंदी के 5 रत्नों में से एक भी माना गया है और आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा कवि भी सूर्यमल मिश्रण साहब को माना गया है। निम्न में से कौन सा लेख मेवाड़ महाराणा कुंभा के काल का प्रथम लेख माना जाता है? याद रखना, जो 4 में अभिलेख या लेख ले रहा हूं इनमें से एक लेख ऐसा है जिसे मेवाड़ महाराणा कुंभा के काल का प्रथम लेख माना जाता है। दिलवाड़ा का ऋषभदेव जी मंदिर लेख, दिलवाड़ा लेख, पदराड़ा लेख एवं कुंभलगढ़ लेख। याद रखना, इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन इसका जो सही आंसर है वो है पदराड़ा लेख। 55 में क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में जो सही आंसर है वो है पदराड़ा लेख। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा लेख प्रकाश डालता है कि मेवाड़ महाराणा मोकल ने अपने संपूर्ण जीवन काल में कुल 25 बार स्वर्ण तुलादान किया था? एक लिंगजी मंदिर के चारों ओर प्राचीर का निर्माण करवाया,
एवं 3 द्वार बनवाए गए महाराणा मोकल ने। महाराणा लाखा ने, महाराणा मोकल के साथ साथ महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह ने त्रिस्थली काशी, प्रयाग एवं गया में हिंदू तीर्थ यात्रियों पर लगने तुर्की सुल्तानों द्वारा जो तीर्थ यात्रा कर वसूला जाता था उसे हटवाया। एवं महाराणा क्षत्र सिंह ने मालवा के अमीर शाह को परास्त किया और मोकल ने नागौर के फिरोज खां तथा गुजरात के अहमद शाह को परास्त किया। इतनी तमाम जानकारियां, वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है, मेवाड़ के इतिहास का कौन सा प्रमुख अभिलेख है जिससे हमें जानकारी मिलती है, आइएगा देखिएगा। श्रृंगी ऋषि लेख, दिलवाड़ा लेख, पदराड़ा लेख एवं कुंभलगढ़ लेख सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने खुल गया। श्रृंगी ऋषि लेख जो 1428 ईस्वी का है। नेक्स्ट आइएगा। अच्छा, इसका भी आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, दान पत्र जिससे चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाखा की जानकारी मिलती है। आप लोग जानते हैं द्वितीय शाखा महाराणा विक्रमादित्य के काल में 18 मार्च 1535 को तब हुआ था जब गुजरात का आक्रमण हुआ था बहादुर शाह का मेवाड़ पर, और राजमाता कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ पे जौहर हुआ था द्वितीय शाखा। प्रथम तो 1303 में हुआ था। तो किस दान पत्र, किस ताम्र पत्र से हमें इस चीज की जानकारी मिलती है कि द्वितीय शाखा चित्तौड़गढ़ का हुआ था? आइएगा, यह है पुर ताम्रपत्र। पुर ताम्रपत्र जो भीलवाड़ा के पुर नामक स्थान से 1535 का मिला है। इससे जानकारी मिलती है कि 1535 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा विक्रमादित्य के काल में, मेवाड़ महाराणा विक्रमादित्य के काल में जब गुजरात सुल्तान बहादुर शाह का आक्रमण हुआ तो राजमाता हाड़ी रानी करमेती यानी कि कर्मावती ने, जो महाराणा संग्राम सिंह की विधवा थी और उदय सिंह और विक्रमादित्य की मां थी, के द्वारा चित्तौड़ की रक्षा का दायित्व भी उठाया गया। खुद ने भी नेतृत्व किया, और जब विजय की संभावनाएं धूमिल हो गई गुजरात के सामने मेवाड़ की, फिर आपने जौहर की अग्नि में प्रवेश करते समय तिवाड़ीकरण को पुर में एक हल भूमि का दान दिया था। जौहर की अग्नि में प्रवेश करते समय पुर में एक हल भूमि का दान किया था। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। जो आज कुल मैंने 37 क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करवाए हैं, अपने फीडबैक से, अपने मन की भावनाओं से मुझे अवगत करवाइएगा। मेरे द्वारा जो काम आपके लिए किया जा रहा है, एक तुच्छ सा प्रयास है आपकी सफलता प्राप्ति की जो यात्रा है उसका मैं भी छोटा सा साथी बनना चाहता हूँ। लेकिन वो तब तक वो यात्रा, वो सब चीज़ें अधूरी है जब तक आपकी बातें मुझ तक नहीं पहुँचेगी। आसान जरिया है, जब आप इस क्लास को देखते हैं तो मुझे अपने विचारों से जरूर अवगत करवाइएगा। इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए शुभकामनाएं। ईश्वर आपका दिन मंगलमय रखे और आपका भविष्य उज्जवल बनाए। वंदे मातरम।